नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, सारी निगाहें इन्हीं तीनों राज्यों पर आज थीं। बावजूद इसके कि उपचुनाव तो पंजाब और केरल में भी हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में और जिस तरह की खींचतान महाराष्ट्र और झारखंड में मची है, उसने अपने आप में तय कर दिया कि ये जो लगातार हर साल चलने वाला हमारे देश का इलेक्शन साइकिल है, वो आपस की खींचतान को और ज़्यादा बढ़ाएगा ही। जो दिलों में नफरत की दरारें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी ही। और शायद चुनाव अपने आप में लोकतंत्र का उत्सव बनते बनते कहीं कुछ और तो नहीं बनने लग गया है। वो तस्वीरें जो कि आज अब सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने बहुत आराम से उसको देखी होंगी, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं। वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें जिसमें कि एक पुलिस वाला बंदूक ताने बढ़ता है, क्या लोकतंत्र के उत्सव की ये तस्वीर हो सकती है? हालांकि इस तस्वीर के पीछे की वजहों पर भी जाने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि शिकायतें तो हुई कि वोट नहीं देने गया, वोट नहीं देने दिया गया। क्यों भाई? वोट अगर आपका रजिस्टर्ड है तो वोट तभी आपको नहीं देने दिया जा सकता है जब मतदान अधिकारी आपको कहता है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो फिर कौन है जिन्होंने वोट नहीं देने दिया? ये सवाल उठे आज उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की और फिर बात महाराष्ट्र और झारखंड पर, क्योंकि बहुत से एग्ज़िट पोल के नतीजे हमारे पास हैं। उन एग्ज़िट पोल्स के बारे में आपको हम बताएंगे, और ये भी हम बताएंगे कि किस तरह से जो मिजाज है दोनों राज्यों में, वो किन किन मुद्दों पर आखिरकार तय हुआ है, कौन इन दोनों राज्यों में जीत रहा है। तो बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, क्योंकि इन सीटों के विधायक सांसद हो गए थे। एक सीट सीसामऊ की है, तो 9 उसे मानिए, यानी कि 8 सीटों पर इसीलिए चुनाव हुए क्योंकि विधायक जी सांसद जी हो गए। 9वीं सीट वहाँ के विधायक जी की सदस्यता खारिज हो गई। इरफान सोलंकी नाम है, सपा की सीट थी, तो वहाँ भी चुनाव हो गए। 9 सीटों पर यही कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन अब एग्ज़िट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। एग्ज़िट पोल के नतीजों में, और ये सभी एग्ज़िट पोल जितने भी सामने आए हैं, उन सबों की एक तरफा राय है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में से 6 से 7 सीटें जीत सकती है, और 2 सीट या 3 सीट ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। इस तरह की जो नतीजे हैं एग्ज़िट पोल के, वो हमारे पास हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी है जो कि ये बताती है कि कई सीटें लगातार चर्चा में आई हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत भी की है, जहां पर वोटिंग में गड़बड़ियों की बात सामने आई है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, उसके बारे में जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कुंदरकी और सीसामऊ ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर ज़बरदस्त फेक वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका थी, शुरुआत से वो कह रही थी कि फेक वोटिंग हो सकती है, और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से आज कर दी। लेकिन इस शिकायत से अलग जो बातें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के ज़रिए सामने आई हैं, उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देख करके बहुत से लोग आंदोलित हो रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि चुनाव की रिजल्ट्स के तौर पर जो भी बातें सामने आए, लेकिन पूरी प्रक्रिया विशेष की ये दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर वोट देने जाने में किसी को इस बात में डर लगे कि वहाँ पुलिस वाले हो सकता है हमें पकड़ लें, हो सकता है कि डंडा चल जाए तो मैं वोट ही ना दे पाऊँ। और ये किसी के लिए भी, चाहे वो पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, ये किसी के लिए भी एक ऐसी स्थिति है जो कि बहुत
ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ पत्थरबाजी हो जाए तो क्या होगा, सर फूट जाएगा, तो मैं वोट देने बाहर कैसे निकल सकता हूँ। अब कहते हैं कि मीरापुर में पत्थर चले, मीरापुर में पत्थर चले, और कहा यही जाता है कि मीरापुर का एक इलाका है कांकरौली, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई। और पत्थरबाजी क्यों हुई, उसके पृष्ठभूमि में आप जाएं तो लोग आ रहे थे वोट देने के लिए, वोट दे नहीं पा रहे थे, तो क्या पत्थर चला देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, गलती है। लेकिन उसके बाद उनको वोट देने से रोक दिया गया। बहुत से लोग जो वोटिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे थे, एक SHO साहब थे, उन्होंने पिस्टल निकाल लिया। अब पिस्टल निकाल करके किस तरह से आप वोटिंग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है ये कह पाएंगे, ये समझना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये स्थिति वहाँ पर दिखाई पड़ी, सबों ने इस बात को देखा और ये वीडियो वायरल भी है। सीसामऊ में एक बात सामने आई कि पुलिस वाले आधार कार्ड चेक कर रहे थे। देखिए, आधार कार्ड से पहचान की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया वैध है, पर उसे करने वाले लोग अलग होते हैं। जो मतदान अधिकारी होते हैं ये उनकी एक कहें कि एक अधिकार क्षेत्र में आता है और वही कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तुम्हारा मिलता नहीं है, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड लेकर के आओ। आधार कार्ड को देख करके कहा गया कि इससे और इसमें तुम्हारा चेहरा जो है वो नहीं मिल रहा है, पैन कार्ड लेकर के आओ। तो इस तरह से मिलाने की बात, और ये अपने आप में एक मैसेज जाता है कि वोटर्स को हतोत्साह किया जा रहा था। और ये सीसामऊ और मीरापुर की बात, जो कांकरौली जगह है उसकी बात हमने आपको बताई। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि करहल में भी हिंसा हो गई। अब करहल में हिंसा का नेचर दूसरा था। करहल में एक दलित बिटिया, उसकी हत्या हुई, इसीलिए हत्या होगी क्योंकि वो वोट जिसे देना चाहती थी, जो बाहुबली थे, उनको ये बात पसंद नहीं थी। यादव समुदाय से आते थे कि भाई वो वोट उसको दे जिसे वो चाहते हैं। अब इस तरह की जो बातें हैं ये आज की तारीख की बातें हैं, ये कोई गैर ज़माने की बातें नहीं हैं, या फिर सूडान में ये वोटिंग नहीं हो रही है। ये वोटिंग हमारे देश उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। मझवा में ये बताया गया कि पुलिस ने जाति धर्म देखकर मतदाताओं को मतदान के बूथ तक जाने दिया। इजाज़त ही नहीं थी, किसी आप पर्टिकुलर धर्म के हो तो आपको नहीं मिलेगा जाने, इस धर्म के हो तो आप जा सकते हो। ये हाई हैंडेडनेस जो है पुलिस वालों की, और वोटिंग के दिन जाहिर है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा है, राजनीतिक ताकतें हैं जो कि ये करवाती हैं, और झेलना पुलिस वालों को ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि चुनाव आयोग को एक्शन लेने का मन हो जाए, और उसने कुछ मामलों में तो लिया एक्शन, 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, और ये निश्चित किया गया चुनाव आयोग की तरह से कि आईडी चेकिंग उनका काम नहीं है। पर जिस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में देखी गई, जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन जो लोगों का एक हौसला होता है चुनावी प्रक्रिया में, उसको तोड़ने के क्रम में बड़ी भूमिका निभाएगा ये उपचुनाव। वैसे भी हिंदी पट्टी में बहुत ज़्यादा मतदान प्रतिशत देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई वोटर बाहर निकले और उसे ये अंदेशा हो कि गोलियां चल सकती हैं, पत्थर चल सकते हैं, पुलिस वाले पिटाई कर सकते हैं, तो वो क्यों कर वोट देने आएगा? वोट देने से उसे क्या लाभ? लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि एक नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, और वोटिंग के ज़रिए ही सरकारें बनेंगी या लोग जीतेंगे चुनाव, ऐसा नहीं है। कुछ और भी प्रक्रियाएं इस्तेमाल में लाई जाएंगी, और ऐसे में जनमानस को अपना मन मिजाज बना करके तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटिंग डे होता है जिसका इंतज़ार सबों को रहता है, उसमें बहुत तरह की बातें हो सकती हैं जिसकी आपने कल्पना शायद नहीं की हो। तो ये तो बात उत्तर प्रदेश की हो गई, उत्तर प्रदेश में जो हुआ वोट उसकी हो गई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सारा ध्यान चूँकि आज महाराष्ट्र और झारखंड में जो पोलिंग हो रही थी उस तरफ था, तो उत्तर प्रदेश के मसले को बहुत तवज्जो नहीं मिला। कांड तो बहुत बड़े हुए, लेकिन उतना ज़्यादा तवज्जो
इसीलिए नहीं क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ये दोनों जगहों पर मतदान चल रहा था। मतदान संपन्न हो गया और उसके बाद फिर नतीजे आए हैं। वो नतीजे नहीं जो फाइनल हैं, वो नतीजे जो कि एग्ज़िट पोल बताता है, वो एग्ज़िट पोल जो कि प्रायः अब गलत साबित होने लगा है। लिहाजा एग्ज़िट पोल को उसी अंदाज में लेना आप चाहेंगे जिस अंदाज में उसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो एग्ज़िट पोल निकाला करते थे वो टीवी स्क्रीन्स पर रोते हुए पाए गए, क्योंकि गलत प्रेडिक्शंस हो रहे थे और ऐसे वैसे गलत नहीं, ज़बरदस्त गलत। तो आज भी बहुत से एग्ज़िट पोल्स मैदान में हैं और वो अपने प्रेडिक्शंस के साथ तैयार हैं। मेरे पास फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है एग्ज़िट पोल निकालने वालों की, और मैं पा रहा हूँ कि करीब करीब 11 एग्ज़िट पोल निकाले गए हैं जो कि बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, और उसमें से 6 एग्ज़िट पोल कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। यानी कि 5 एग्ज़िट पोल कहते हैं कि एमवीए की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 5 एग्ज़िट पोल, 6 एग्ज़िट पोल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने लगी है, महायुति की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और जो फैसले भी दिए गए हैं एग्ज़िट पोल की तरफ से, परिणाम, उन परिणामों में भी मैं पा रहा हूँ कि एक आध को छोड़ अगर दे आप तो आप पाएंगे कि बड़ा मार्जिन तो किसी का नहीं है। वोटिंग परसेंटेज के टर्म्स में भी बात करें और सीटों के भी टर्म्स में बात करें तो लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी की नहीं है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि किसने किसको कितना दिया है, पर मैं उन सब से निकाल करके जो इन्फ्लुएंसेस है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैंडस्लाइड मेजॉरिटी यानी कि ज़बरदस्त जीत किसी की भी नहीं दिखाई जा रही है। अगर मान लीजिए विजेता को 152 दिया जा रहा है तो हारने वाले को 138 दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरह के अगर वोटिंग पैटर्न हैं और ज़्यादातर जो पोल्स हैं उसमें यही हैं, तो फिर मान करके चलिए कि ये मामला तो कहीं भी जा सकता है। ये मामला कहीं भी जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मुद्दे उठाए गए थे दोनों पक्षों के द्वारा, दोनों पक्षों के मुद्दों को सुना गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा वोटिंग हुई है। ये पैटर्न निकलकर सामने आ रहा है, और ये पैटर्न जो कि सबसे ज़्यादा इस बात को कहता है कि महायुति की जो सरकार है वो वापसी कर सकती है अगर, तो वो इसीलिए क्योंकि एक लाड़की बहन योजना चलाई गई। वो लाड़की बहन योजना जो कि लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद चलाई गई, और उसमें पैसे दिए जाते हैं महिलाओं को हर महीने। 4 महीनों की पेमेंट हो चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब विधानसभा चुनाव तक। और इस कारण से महिलाएं जो हैं, जिन्होंने पहले वोट नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को, इस बार बड़ी मात्रा में वोट करती हुई पाई गई। हालांकि एक जवाबी तौर पर दूसरी योजना कांग्रेस की तरफ से भी घोषित की गई है, लेकिन यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं हाथ में। जाहिर है कि बहुत से वोट इसीलिए एनडीए की तरफ गए हैं क्योंकि वहाँ पर पैसे जो मिल रहे हैं उसे चुनाव जीतने के बाद बढ़ा देने की भी बात है। 1500 से 2100 कर देने की बात है। जाहिर है इन चीज़ों का असर होता है, हमने मध्य प्रदेश में देखा है। और ऐसे में अगर आज की तारीख में फाइट में दिखाई पड़ रहा है महायुति यानी कि एनडीए, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन एक बहुत बड़ी टक्कर महाराष्ट्र में मिलती भी दिखाई पड़ रही है। एकनाथ शिंदे को सरकार जा भी सकती है, और उसकी ख़ास वजह ये बताई जा रही है कि जो कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे वाली गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है वो आज की तारीख में मराठाओं का है। और जो मराठा हैं वो सबसे बड़ा नेता अपना मानते हैं शरद पवार को, और शरद पवार के लामबंद करने की वजह से मराठा जैसे लोकसभा में लामबंद हो गए थे वैसे ही लामबंद रह गए हैं विधानसभा में। ऐसा है क्या, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण का जो सवाल है उस पर एक बार तो वोटिंग हो ली, क्या इस बार भी होने जा रही है। उनके अपने घर में फूट है और अजीत पवार दूसरे पक्ष से हैं, भतीजे। तो देखना ये भी है कि क्या उस तरह से मराठे साथ आते हैं
शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के जैसे कि लोकसभा में आए थे, क्योंकि मराठवाड़े में आपको याद होगा सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, 7 सीटें वो चली गई थी इंडिया गठबंधन को। कुल 8 सीटें लोकसभा की हैं वहाँ पर। और एक दूसरी बात भी है, किसानों से जुड़ा सवाल, जो कि विदर्भ के इलाके में सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है और किसान वहाँ पर जो सोयाबीन और कपास बुनते हैं उनकी त्रासदी है, उनके जो पैदावार हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, जो एमएसपी होती है उस पर ख़रीद नहीं होती है। नतीजे ये है कि लागत या के बराबर या उससे कभी कभी कम में भी बेचना पड़ जाता है और बहुत सी किसान आत्महत्याएं होती हैं उस इलाके में। और उस इलाके में भी राज्य सरकार के खिलाफ मिजाज है। तो ये दोनों इलाके अगर आप मिलाएंगे तो 100-110 सीटें हो जाती हैं और अगर ये काबू में नहीं आया तो महायुति को दिक्कत हो जा सकती है और सारी निगाहें विदर्भ और मराठवाड़ा इन दोनों जगहों पर लगी रहेंगी। फिलहाल यही है कि ज़रा सा एज महायुति को उस लाड़की बहन योजना की वजह से, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पासा पलट भी जा सकता है। ये महाराष्ट्र की बात हो गई। चलिए झारखंड। अब झारखंड में 8 पोल्स आए हैं, 8, और इन 8 पोल्स में जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें 4 में जिताया जा रहा है जेएमएम गठबंधन को, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी सीपीआई की गठबंधन को। वहीं दूसरी तरफ 4 और आए हैं एग्जिट पोल जिसमें जिताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, इस तरह का जो उनका अपना गठबंधन है उसे आजसू के साथ। तो ये दोनों गठबंधन बराबर बराबर सीटों पर कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि जो ट्राइबल इलाके हैं उसमें वोटिंग जो हुई है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन वाली जो यूनिट है उसको ज़्यादा वोट मिले हैं। कोल्हान जैसे इलाकों में भी, संथाल परगना जैसे इलाकों में भी ये सारे जो सीटें हैं, और वो 28 हैं, 81 में 28 बहुत सी सीटें होती हैं जो कि जनजातीय सीटें होती हैं, जहाँ जनजातीय बहुल सीटें हैं, और 2-4 सीटें और भी हैं जहाँ पर कि जनजातीय जो आबादी है वो बहुत प्रभावशाली है। तो मानकर चली कि करीब 30 सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर जनजातीय समुदाय जिधर वोट करता है उधर जीत होती है। और माना यही जा रहा है कि पिछली दफ़ा जिस तरह से 25 सीटें इसमें से लेकर के कांग्रेस जेएमएम चली गई थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी जो झुकाव रहा है ट्राइबल आबादी का, जनजातीय आबादी का, वो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ। तो ऐसे में क्या हो सकता है अगर शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रह गई तो फाइट में है। अगर मान लीजिए वो नहीं रह पाती है और वो शहरी सीटें ज़्यादातर दी गई थी कांग्रेस को और आरजेडी को, तो वहाँ भी पासा पलट सकता है और वहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी सरकार में है वो वापसी कर सकती है ट्राइबल सपोर्ट के दम पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मौका है सुनहरा जो कि अगर वो लूज़ करती है तो उसे बहुत दिक्कत होगी। पिछली दफ़ा उसके साथ आजसू नहीं थी जो कि वहाँ पर महतो पार्टी कहलाती है, कुर्मी कास्ट बड़ा वहाँ पर एक प्रभावशाली जाति है, उसका साथ इस बार है, इस बार मिला है साथ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो एडिशनल वोट्स आ रहे हैं उन्हें 10 सीटें भी दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में, वो साथ है। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भी मजबूती से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जो एक भ्रष्टाचार के आरोप और वो तमाम चीज़ें थीं उससे थोड़ी आभा मंडल भी कमज़ोर हुई है, लेकिन कमज़ोर हुई है या फिर भावनाएं हेमंत सोरेन के लिए आगे आ गई हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि एक सिंबल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हेमंत सोरेन लोगों के बीच जाते हैं और कहते हैं देखिए हमें प्रताड़ित किया गया, उनकी दाढ़ी बाल जिस तरह से जेल में उगाई थी उन्होंने कभी उसे काटा नहीं, और एक भावनाओं को उभारने का काम वो कर रहे हैं। घुसपैठ का मुद्दा चला क्या, यही एक मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आलंबित किए हुए है। और अगर ये नैरेटिव कि बांग्लादेश से मुस्लिम आबादी आकर ट्राइबल्स को
परेशान करती है, उनके साथ ज़बरदस्ती शादियां करती है और फिर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेती है, ये बातें अगर चल जाती हैं तब तो ठीक, वरना ऐसा लगता है कि जेएमएम के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपना वो किस्सा गोई, वो नैरेटिव गढ़ने में बहुत कामयाब होती हुई दिखाई, कम से कम ट्राइबल इलाकों में नहीं पड़ी है। शहरी आबादी में उसकी सीटें आती हैं, इस बार भी आएंगी। यानी कि ये मामला यहाँ भी एक तरफा नहीं गया, लैंडस्लाइड नहीं गया और ज़्यादा संभावना यहाँ पर जेएमएम की जीत की बनती दिखाई पड़ रही है। कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत होगी, परचम लहराएगा, ये तय है। लेकिन उन गड़बड़ियों को भी भूला नहीं जा सकता है जो आज की तारीख में सामने आई हैं, तस्वीरें उसकी गवाह हैं। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की लाड़की बहन योजना अपना कमाल दिखाने में कामयाब हुई है। पैसे मिलते हैं तो वोट मिलते हैं और उसे करके दिखाया शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में। बड़ी उम्मीद की जा रही है कि ये महाराष्ट्र में चल सकता है, लेकिन बहुत कांटे की लड़ाई, बहुत कांटे की लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ ये भी है कि गठबंधन कौन कैसे रह जाएगा, ये किसी के बारे में श्योरिटी से कोई कहाँ कह सकता है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, ये तय है, क्योंकि वो चुनाव लड़ ही रही है 140-42 सीटों पर और करीब 12-15 उम्मीदवार दूसरे सिंबल्स पे लड़ाए हैं, तो 150-155 सीटों पर वो लड़ रही है। तो जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी वही हो जाएगी और उसके बाद जोड़ तोड़ की संभावना इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि 23 तारीख को नतीजे और 26 तारीख तक ही विधानसभा का कार्यकाल। तो जाहिर है तोड़फोड़ होती है अगर, तो उसमें एज भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो इमर्ज करेगी। एग्जिट पोल्स का भी यही कहना है। लेकिन झारखंड आते आते एनडीए का लक जो है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी मिल सकती है, इस बात की गुंजाइश आज के एग्जिट पोल के बाद ज़्यादा नज़र आ रही है। ये तो तमाम नतीजों का निचोड़ आपको एग्जिट पोल के हमने बताया। हमने आपको यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश को लेकर के किस तरह की भावनाएं हैं, चिंताएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चुनाव कोई ऐसा चुनाव तो है नहीं कि जिसके बाद चुनाव ख़त्म हो जाएगा, फिर एक रेस शुरू हो जानी है। नतीजे आएंगे, दिल्ली की तरफ लोगों का ध्यान चला जाएगा। अगले साल फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं, अगले साल के आखिर में बिहार के चुनाव होने हैं। चुनाव ही चुनाव, और ऐसे में जाहिर है कि आप चुनाव का भी आनंद लीजिए और अपने काम पर भी ध्यान देते रहिए। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।